नमस्कार साथियों, today we are going to discuss about the historical background of the term of state. आज हम राज्य शब्द का ऐतिहासिक स्वरूप क्या है इसके बारे में परिचर्चा करने जा रहे हैं। बहुत छोटा सा शब्द है लेकिन इसका व्यापक महत्व है। सामान्य रूप से जो तथाकथित शिक्षक समुदाय है अपने आप को राजनीति विज्ञान विषय का प्राध्यापक अथवा विद्वत जन अभिव्यक्त करता है, उनके लिए भी यह एक रहस्यमयी पहेली है कि जिस पॉलिटिकल साइंस के बारे में अध्ययन करते हैं और जिस पॉलिटिकल साइंस डिसिप्लिन के बारे में अध्यापन कराते हैं, जिस डिसिप्लिन के बारे में गार्नर का कहना है कि पॉलिटिकल साइंस बिगिनिंग विद द स्टेट एंड एंड ऑफ द पॉलिटिकल साइंस विद द स्टेट, जिस राजनीति विज्ञान का आदि और अंत राज्य के साथ होता है, आखिरकार उस स्टेट वर्ड का यूज कब किया गया और किसके द्वारा किया गया। जैसा कि मैंने कई बार अपने पूर्व व्याख्यानों में अभिव्यक्त किया, जब हम राजनीतिक चिंतन की दुनिया को दो भागों में विभाजित करते हैं, एक भाग है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट और दूसरा भाग है इंडियन पॉलिटिकल थॉट। भारतीय राजनीतिक चिंतन और पश्चिमी राजनीतिक चिंतन, यह इस वर्तमान दुनिया का यथार्थ है कि पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन को बहुत अधिक तवज्जो दी गई है और उसका सबसे बड़ा कारण जो था वह सिस्टमेटिक स्टडी था। भारतीय राजनीतिक चिंतन जिसे बहुत आगे व्यापक स्वरूप नहीं दिया गया अथवा जिसको पॉपुलैरिटी नहीं मिली अथवा जिसको सिस्टमेटिक स्ट्रक्चर प्रदान करके स्प्रेड नहीं किया गया, जो भारतीय चिंतन की कमी रही है। हम राज्य शब्द की जब बात करते हैं तो सबसे पहले हमें हिस्टोरिकल एविडेंस मिलते हैं एथेंस से, और उसी के समानांतर भारत के लिच्छवी गणराज्य और वैशाली गणराज्य से। जो लिच्छवी और वैशाली गणराज्य है या महाजनपद जिसको कहा जाता है, उसी के समानांतर एथेंस और स्पार्टा। यद्यपि राज्य उत्पत्ति के ऐतिहासिक सिद्धांत के अनुसार जो प्राचीनतम राज्य हैं वे राज्य जिनको ट्राइबल स्टेट कहा जाता है, उसके बाद वैसे राज्य जिनको ओरिएंट स्टेट कहा जाता है, और उसके बाद यूनानी सिटी स्टेट, रोमन सिटी स्टेट, फ्यूडल सिटी स्टेट एंड मॉडर्न नेशन स्टेट। ये राज्यों के विकास का ऐतिहासिक क्रम है। तो आज हम राज्यों के विकास के ऐतिहासिक क्रम की पहली कड़ी में हिस्ट्री ऑफ द टर्म ऑफ स्टेट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, और इसके जो ऐतिहासिक साक्ष्य हमें मिलते हैं, सबसे पहले जब हम ऐतिहासिक साक्ष्य की बात करते हैं तो वह ऐतिहासिक साक्ष्य हमें पहले स्वरूप में प्राप्त होता है यूनानी राजनीतिक चिंतन से। और जब हम यूनानी राजनीतिक चिंतन की बात करते हैं तो जो राज्य शब्द आपको ऐतिहासिक स्वरूप में दिखाई देता है वह राज्य शब्द राजनीतिक दर्शन के पिता प्लेटो के चिंतन से अभिव्यक्त होता है। किसके चिंतन से होता है? प्लेटो के चिंतन से अभिव्यक्त होता है। आखिरकार प्लेटो ने स्टेट के लिए कैसे शब्द का प्रयोग किया? तो जब हम प्लेटो के चिंतन की बात करते हैं तो प्लेटो ने सबसे पहली बार रिपब्लिका शब्द का प्रयोग किया। किसके संदर्भ में?
राज्य के संदर्भ में। तो राज्य के संदर्भ में प्लेटो के द्वारा इस शब्द का प्रयोग किया गया जिसे रिपब्लिका कहते हैं। प्लेटो ने शासन के 5 प्रकार बताए हैं। उनमें गणतंत्र भी एक प्रकार है, राजतंत्र भी एक प्रकार है। द रिपब्लिका जो पुस्तक प्लेटो के द्वारा 380 ईस्वी में लिखी गई, कब लिखी गई? 380 ईसा पूर्व इस पुस्तक का लेखन किया गया, द रिपब्लिका। सुकरात के शिष्य प्लेटो के द्वारा जिस टर्म में रिपब्लिका शब्द का प्रयोग किया गया, इसी रिपब्लिका वर्ड जो बेसिकली फ्रेंच लैंग्वेज का शब्द है, इसी शब्द का प्रयोग 16वीं शताब्दी में यानी कि लगभग 1576 ईस्वी में फ्रांसीसी विद्वान जीन बोंदा के द्वारा, जिसे जीन बोंदिन भी कहा जाता है, जीन बोंदा के द्वारा इस टर्म का यूज अगेन किया गया, दोबारा किया गया। प्लेटो के बाद हम आगे की रचना में चलते हैं तो हमें दूसरा जो महत्वपूर्ण शब्द है वह अरिस्टोटल के राजनीतिक चिंतन में दिखाई देता है। अरस्तु प्रसिद्ध यूनानी चिंतक था जिसे राजनीति विज्ञान अनुशासन का पिता कहा जाता है। तो हु वाज द फाउंडर फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस? अरिस्टोटल वाज द फाउंडर फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। जिस समय पाश्चात्य राजनीतिक दुनिया में अरिस्टोटल के द्वारा पुस्तक लिखी गई, उस पुस्तक का नाम था पॉलिटिक्स। उसी समय भारतीय राजनीतिक चिंतन में पॉलिटिक्स, जो कि लगभग 350 ईसा पूर्व लिखी गई, उसी समय भारतीय राजनीतिक चिंतन में चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था मगध साम्राज्य पर, और इस मगध साम्राज्य पर चंद्रगुप्त मौर्य जो शासन करता था उसका विशेष नीति प्रदाता, संचालनकर्ता विद्वान ब्राह्मण था और उसका नाम था कौटिल्य। कौटिल्य जिसे विष्णुगुप्त उर्फ चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने एक पुस्तक की रचना की जिस पुस्तक का नाम है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र मॉडर्न इकोनॉमिक्स नहीं है। हु वाज द फाउंडर फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स? एडम स्मिथ, हु वाज द ब्रिटिश इकोनॉमिक थिंकर्स, लिबरल थिंकर्स, जिन्होंने वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक लिखी, उन्हें मॉडर्न इकोनॉमिक्स डिसिप्लिन का फाउंडर फादर कहा जाता है। कौटिल्य ने जो पुस्तक अर्थशास्त्र लिखी उसके 15 अधिकरण थे, और इस अर्थशास्त्र पुस्तक की विषय सामग्री क्या थी? राजनीति एवं शासन कला। अर्थशास्त्र बेसिकली इकोनॉमी की ही आधार नहीं था, अपितु वह शासन कला और राजनीति पर लिखी गई प्राचीन भारतीय धार्मिक ग्रंथों में से एक सर्वश्रेष्ठ पुस्तक थी। इसी के समानांतर अरस्तु के द्वारा पॉलिटिक्स लिखी गई है। अरस्तु की पॉलिटिक्स के 8 मुख्य भाग थे। हाउ मेनी पार्ट्स? 8 मेजर पार्ट्स थे। इन 8 भागों में अरिस्टोटल ने या राजनीति विज्ञान के जनक अरस्तु के द्वारा संविधान के वर्गीकरण के बारे में, क्रांति के बारे में, क्रांति के कारण और उपायों के बारे में, दास्ता के बारे में, सिटीजनशिप के बारे में विस्तार से विवेचन किया गया है। यहाँ अरिस्टोटल के द्वारा 3 महत्वपूर्ण शब्दों का प्रयोग किया गया जो कि विचारणीय हैं। आखिरकार 3 महत्वपूर्ण शब्द कौन से थे? 3 महत्वपूर्ण शब्दों में पहला शब्द था पोलिश। तीनों ही शब्द यूनानी भाषा के शब्द थे और पोलिश का शाब्दिक अर्थ था यूनानी
नगर, यूनानी नगर राज्य। पोलिस का क्या शाब्दिक अर्थ था? यूनानी नगर राज्य। ग्रीक भाषा का शब्द, दूसरा जो महत्वपूर्ण शब्द था वह शब्द था पोलिसिया, जो इसी से जुड़ा, सॉरी पोलिटी, दूसरा महत्वपूर्ण शब्द था पोलिटी। और इस पोलिटी का शाब्दिक अर्थ था यूनानी नगर राज्यों की राज व्यवस्था। और तीसरा महत्वपूर्ण शब्द था पोलिशिया, और इस पोलिसिया का शाब्दिक अर्थ था यूनानी नगर राज्यों की राज व्यवस्था को संचालित करने वाला नियमों का समूह है, अर्थात संविधान या नियमों का समूह है। तो तीन ग्रीक लैंग्वेज के शब्दों का यूज किया गया। पहला पोलिस अर्थात ग्रीक सिटी स्टेट, सेकेंड टर्म पोलिटी, political system of the Athens and the Greece, and Policia, constitution and the groups of rules and regulations। तो इस राज्य शब्द का प्रयोग उस संदर्भ में पोलिस से लिया गया है जो कि यूनानी भाषा का शब्द है। जब हम यूनानी साम्राज्य से आगे बढ़ते हैं तो उसके बाद आते हैं रोमन एम्पायर, और रोमन एम्पायर में जब हम बात करते हैं तो विशेष रूप से रोमन साम्राज्य जो तीन भागों में या तीन विकास क्रमों में या काल खंडों में विभाजित है, रोमन एम्पायर और रोमन किंगडम, रोमन रिपब्लिका एंड रोमन स्टेट्स। लगभग 7वीं शताब्दी ईस्वी तक इनका साम्राज्य रहा। और रोमन युग में अर्थात रोमन चिंतन में अगर राज्य का इतिहास देखें तो दो विशेष शब्दों का प्रयोग किया गया। पहला जो शब्द था वो सिवितास था, और दूसरा जो शब्द था वह था सिविल सोसाइटी, नागरिक समाज के नाम से इसे जाना गया। तो सिवितास और सिविल सोसाइटी टर्म का यूज किया जाता था रोमन एम्पायर के दौरान। और सबसे विशेष जो ध्यान देने वाली बात है वो है कि इस समय महान रोमन विचारक जिनका नाम था मार्कस तूलियस सिसरो, क्या नाम था? मार्कस तूलियस सिसरो। मार्कस तूलियस सिसरो के द्वारा राज्य के लिए जो शब्द यूज में किया गया वह सिविल सोसाइटी था। और मार्कस तूलियस सिसरो ने पहली शताब्दी में स्टेट के लिए सिविल सोसाइटी टर्म का यूज किया। वह संगठन जो लोगों के हित में कार्य करता है वह स्टेट है, स्टेट टर्म का यूज किया गया। इसके बाद अगर हम आगे चलते हैं तो 5वीं शताब्दी ईस्वी तक पहुंचते हैं, और 5वीं शताब्दी ईस्वी में इस शब्द का प्रयोग करने वाले 5वीं शताब्दी ईस्वी में राज्य के लिए एक विशेष शब्द का प्रयोग किया गया, और वह है ट्यूटोनिक। ट्यूटोनिक कबीले के द्वारा प्रयुक्त किया गया। ट्यूटोनिक कबीला इस समुदाय का प्रयोग करता है, इस शब्द का प्रयोग करता है, स्टेट टर्म का यूज करता है, और ट्यूटोनिक भाषा में उसके द्वारा स्टेट्स शब्द का प्रयोग किया गया 5वीं शताब्दी में। अब बेसिकली जब स्टेट शब्द की हम बात करते हैं तो यह स्टेट शब्द जो आंग्ल भाषा का शब्द है वह लैटिन वर्ड या लैटिन भाषा के शब्द स्टेटस से निर्मित है। तो स्टेट इज़ द टर्म ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। स्टेट जो है आंग्ल भाषा का शब्द है जो मूलतः लैटिन भाषा के स्टेट्स शब्द से बना है, और इसको फ्रेंच भाषा में एटा के नाम से जाना जाता है तथा जर्मन भाषा में इसे स्टेट के नाम से और फ्रेंच भाषा में इसे स्टेटो के नाम से जाना जाता है। अलग अलग टर्म है। बेसिकली स्टेट टर्म को जनहित में कार्य करने वाले एक संगठन के रूप में यूज किया गया है। इसके आगे जब हम अब बढ़ते हैं तो हमें पता चलता है
कि इस स्टेट वर्ड या टर्म की हिस्ट्री पर हम ध्यान देते हैं तो इसके बाद हमें 14वीं शताब्दी में एक महान विचारक के चिंतन से वाकिफ होना पड़ता है और उन महान चिंतन का नाम है मेकियावली। और मेकियावली के द्वारा इस इटालियन भाषा में राज्य के लिए स्टेटो वर्ड का यूज किया गया है। वो कहते हैं कि ऐसे शक्ति जो पावर का यूज, शक्ति का यूज करने वाली सत्ता स्टेटा होती है और ये वर्ड क्या होता है, स्टेटो होता है। उनके द्वारा महान रचनाओं में 1513 ईस्वी में दी फ्रेंस का लेखन किया गया और विस्तार से एब्सोल्यूट मोनार्क या डिक्टेटर मोनार्क की हम बात करते हैं कि लोगों के कैरेक्टर के आधार पर शासन के दो प्रकार होंगे। अगर गुड कैरेक्टर के सिटीजन हैं तो रिपब्लिक होगा, और बैड कैरेक्टर वाले, बुरे चरित्र वाले, बेईमान, दुष्ट, ईर्ष्यालु, निकम्मे, स्वार्थी, झूठे और मक्कार लोग हैं तो उनके लिए निरंकुश राजतंत्र की आवश्यकता है। जैसे कि अभी भी दुनिया के विकासशील देशों में ऐसे ही शासन की आवश्यकता है, क्योंकि लोग विकासशील देशों में बाय ब्लड करप्ट पर्सन हैं, झूठे पर्सन हैं, मक्कार पर्सन हैं, स्वार्थी हैं, क्षणभंगुर हैं, झूठ का सहारा लेते हैं, लूट का सहारा लेते हैं। द प्रिंस के आगे हम चलते हैं तो समझौतावादी विचारक हॉब्स का नाम सामने आता है और हॉब्स ने राज्य के लिए एक विशेष शब्द का यूज किया है जिसे कॉमनवेल्थ के नाम से जाना जाता है। हॉब्स कहते हैं कि स्टेट इज ए कॉमनवेल्थ। जो राज्य है वह जनहित में कार्य करने वाला एक संगठन होता है और इसलिए राज्य जनहित में जो भी कार्य करे वो कार्य श्रेष्ठ और उत्तम श्रेणी के समझे जाएंगे। दूसरे समझौतावादी विचारक हैं जॉन लॉक। तो दूसरे जिनको फादर ऑफ लिबरल एरा कहा जाता है, उदारवादी युग का जनक कहा जाता है, जॉन लॉक ने राज्य के लिए सिविल सोसाइटी शब्द का प्रयोग किया है। नागरिक समाज जिसको कहा जाता है, जनता की सहमति से कार्य करने वाला जो संगठन होता है उसी को स्टेट कहा जाता है। तीसरे जो महान विचारक हैं उन्हें रूसो के नाम से, जॉन जैक रूसो के नाम से जाना जाता है और रूसो ने इस स्टेट टर्म के लिए एक स्पेसिफिक वर्ड का यूज किया है और उन्होंने इस राज्य रूपी शब्द के लिए जिसका यूज किया गया है, जिस शब्द का यूज किया है वह एक विशेष शब्दार्थ है और उसे सोसाइटी के नाम से जाना जाता है, समुदाय उसको कहते हैं, और आंग्ल भाषा में उसने इसे कम्युनिटी का टर्म दिया है। अधिकांश लोगों के लिए, बहुत से लोगों के लिए हित में कार्य करने वाला जो संगठन होता है उसी को कम्युनिटी कहते हैं। एक कम्यून की भावना, एक समुच्चय की भावना, मिलजुल कर जो भावना है प्रत्यक्ष लोकतंत्र के रूप में या अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के रूप में, जिन्हें आगे चलकर फ्रांसीसी दार्शनिक विचारक को, जिनका जन्म स्विट्जरलैंड में हुआ, फ्रांसीसी क्रांति का बौद्धिक जनक भी कहा जाता है, उन्होंने कम्युनिटी टर्म का यूज किया गया, जो अरिस्टोटल के द्वारा भी कहा गया स्टेट इज द काइंड ऑफ सम ऑफ कम्युनिटी। वह एक समुदाय का विशिष्ट क्या होता है, स्वरूप होता है। यही शब्द आगे चलकर जब हम 1943 के युग में जाते हैं तो ब्रिटिश विचारक लॉर्ड विलियम बेवरेज के द्वारा बेवरेज रिपोर्ट प्रस्तुत की गई और पहली बार एक लोक कल्याणकारी राज्य की बात कही। ऐसा राज्य जो 5 बेसिक फंक्शंस को ऑपरेट करता है, जो बेसिकली थॉमस हिल ग्रीन के 3 वृक्ष से जुड़ा हुआ था। टी.एच. ग्रीन ब्रिटिश उदारवादी और दार्शनिक चिंतक, उसी को आगे बढ़ाते हुए लॉर्ड बेवरेज ने कहा। और यहाँ पर
सबसे जो विशिष्ट बात है वो ये है कि कल्याणकारी राज्य या वेलफेयर स्टेट की जो बात आती है वो विलियम टेम्पल की रचना में हमें देखने को मिलती है। और विलियम टेम्पल ने पहली बार वेलफेयर स्टेट टर्म का यूज किया, कल्याणकारी राज्य शब्द का यूज किया। व्यक्तिवाद, उदारवाद, पूंजीवाद और समाजवाद की बढ़ती हुई उस अवधारणा में विलियम टेम्पल ने कहा कि स्टेट को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के हित में कार्य करना चाहिए, वह एक वेलफेयर स्टेट होगा। और इस तरह से राज्य शब्द की जो इतिहास है राज्य शब्द का, वह पोलिस रिपब्लिका से जो शुरू होता है वह आगे बढ़ते बढ़ते एक ऐसे शब्दार्थ के रूप में स्थापित हो गया जिसको वर्तमान समय में राष्ट्र राज्य के नाम से जाना जाता है। राष्ट्र राज्य इसे कहा जाता है, नेशन स्टेट के नाम से इसको जाना जाता है। नेशन, स्टेट और कंट्री में क्या डिफरेंसेस हैं ऑलरेडी मैंने फॉर्मर लेक्चर में डिफाइन कर दिया। तो इस तरह से वर्तमान जो राज्य हैं उन राज्यों को नेशन स्टेट कहा जाता है। 21वीं शताब्दी के ये राज्य राष्ट्र राज्य हैं। हालांकि रजनी कोठारी के अनुसार विकासशील देशों में स्टेट पहले बना और नेशन बाद में बना, विकसित देशों में नेशन पहले बना और स्टेट बाद में बना। नेशन और नेशनलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है उस पर हम विस्तार से परिचर्चा करेंगे। यहाँ केवल हिस्ट्री या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द टर्म ऑफ स्टेट, राज्य शब्द का ऐतिहासिक स्वरूप क्या है और किन किन महत्वपूर्ण चिंतकों ने राज्य को अलग अलग स्वरूपों में डिफाइन किया है। और जब हम मॉडर्न स्टेट तक पहुंच जाते हैं तो हम पहुंचते हैं कि डेविड ईस्टन के द्वारा अब इस राज्य रूपी शब्दावली के लिए एक नए शब्द का प्रयोग किया गया है जिसे राज व्यवस्था के नाम से जाना जाता है, पॉलिटिकल सिस्टम के नाम से जाना जाता है। और ये अवधारणा आगे चलकर एक वैश्विक राज्य के रूप में स्थापित हो गई है। ग्लोबल सिटीजनशिप के रूप में, या विल किमलिका जो लिख रहे हैं वो एक ग्लोबल स्टेट, ग्लोबल विलेज का कंसेप्ट आ गया है। और इस तरह से राज्य जो शब्दावली थी वह राज्य शब्दावली प्लेटो के चिंतन रिपब्लिका से शुरू होती है और वह अरस्तु, यूनानी राजनीतिक चिंतक अरस्तु के विचारों से होते हुए रोमन विचारक मार्कस तुलियस सिसरो के विचारों से आगे बढ़ते हुए मैकियावेली के विचारों को विकसित करते हुए वह हॉब्स, लॉक और रूसो के चिंतन में अभिव्यक्त होती है तथा लॉर्ड वेल्विन बेवरेज रिपोर्ट और विलियम टेम्पल के चिंतन से स्टेट के रूप में डिफाइन होती है, अभिव्यक्त होती है, परिलक्षित होती है, जिसे डेविड ईस्टन ने पॉलिटिकल सिस्टम के रूप में डिफाइन किया। और आज 22वीं शताब्दी में वह वैश्विक राज्य के रूप में स्थापित हो रही है, या 22वीं शताब्दी के आरंभिक दशकों में विश्व राज्य की जो सीमाएं हैं या राज्य की जो बाउंड्रीज हैं वो कोलैप्स होती जा रही हैं, या इंटरनेट और व्यापार के इस इंटरनेशनल सिनेरियो में वो ज्योग्राफिकल बाउंड्री उतनी महत्वपूर्ण नहीं है जो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में या मनु की मनुस्मृति में या एथेंस और स्पार्टा के चिंतन में हमें दिखाई देते हैं। तो ये आज के लिए यही पर्याप्त है। अगर आपको मेरा वीडियो व्याख्यान पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि गरीब विद्यार्थियों तक राजनीति विज्ञान का जो आधारभूत और यथार्थ ज्ञान है सही अर्थों में पहुंच सके और जो तथाकथित राजनीति विज्ञानी हैं उनकी वास्तविकता का उनको पता लग सके। आप सभी का मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद फॉर लिसनिंग एंड वाचिंग। थैंक यू सो मच।